नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक पे एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ शाम 7 बजे। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं बहुत ही जानी मानी, दिल्ली घराने के जाने माने शास्त्रीय वायलिन वादक उस्ताद उस्ताद असगर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी अजीम शख्सियत आज हमारे साथ हैं। तो रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं उस्ताद असगर हुसैन साहब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। और काजल जी, आपको और रूबरू थिएटर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा आदाब। बहुत खुशी हो रही है, आपसे वाकई रूबरू हो रहा हूं मैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वी आर प्रिविलेज कि आप आज हमारे साथ हैं। इतना जाना माना नाम, आपको किसी तारुफ की तो कोई सेम जरूरत। ईयर मेरे लिए भी ये बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आप जैसी हस्ती के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ और कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ अच्छी मीठी प्यारी बातें होंगी। शुक्रिया शुक्रिया। हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हम जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो लाइफ जर्नी है, जिनसे हमारे यंग जो परफॉर्मर्स हैं उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। तो सबसे पहले मैं जी आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है उसके बारे जी, में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर जरूर। जी। देखिए, मैं बेसिकली संगीतज्ञ परिवार से ही हूँ जी। और मेरे घर में संगीत का माहौल रहा। तो बचपन से हमने आँख खोल के अपने घर में म्यूजिक देखा, संगीत देखा। मेरे पिताजी बड़े प्रसिद्ध तबला वादक रहे अपने समय के। तो सफर शुरू होता है मेरा मेरे बचपन से ही इनफैक्ट। जी। उस वक्त ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं वायलिन बजाऊंगा। तो हमारे पिताजी हमें बचपन में कुछ लय की बारीकियां समझाने की कोशिश करते थे, सुर का ज्ञान देने की कोशिश किया करते थे। तब तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई हम कलाकार बनेंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि घर में माहौल था संगीत का, तो उससे ये हुआ कि सिलसिला शुरू होता गया। और जब तकरीबन 12 साल की एज आई हमारी, तो फिर हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा अब डिसाइड करो कि क्या करना है। तो अब 12 साल का बच्चा तो बच्चा ही होता है, आप समझ सकती हैं। तो क्योंकि घर में मेरे तबला बजता था, तो मुझे तबले का बड़ा शौक था, जो आज भी है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि पापा मुझे आप प्लीज तबला सिखाइए। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, तबला नहीं सिखाऊंगा, कुछ और सीखना है तो वो सीखो। तो अब हम बचपन से अपने पिताजी के साथ आकाशवाणी भवन जाते थे, रेडियो स्टेशन, मेरे पिताजी आकाशवाणी में ही थे। तो वहां बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वहीं पे हमारी नजर पड़ी। ये बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगा, छोटा सा, आप देख रही हैं, और बड़ा लाइट वेट और क्यूट सा था। तो मैं वायलिन की तरफ अट्रैक्ट हुआ और मैंने अपने पिताजी को कहा, मैंने कहा जी ये क्या इंस्ट्रूमेंट है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये सीखूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा इसको वायलिन कहते हैं और ये बहुत मुश्किल है, ये इतनी आसानी से नहीं आता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा जी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप हमें ये सिखाइए। तो इस तरह से हमारा वायलिन का सफर शुरू हुआ। और 12 साल की एज में वायलिन हाथ में पकड़ा, वो क्या दिन बात। और आज का दिन वायलिन का और हमारा चोली दामन का साथ है। और मेरी शुरुआती जो तालीम थी वायलिन की, खासतौर पे रामपुर घराने के उस्ताद गौहर अली खान साहब से मेरी शिक्षा शुरू हुई, जो तकरीबन 1 डेढ़ साल चली। उसके बाद फिर हमारा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली घराने से। दिल्ली घराने के बहुत प्रसिद्ध वायलिन वादक थे उस्ताद जहूर अहमद खान साहब, उनसे मेरा तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जो बहुत साल चला। जब तक वो जीवित रहे तब तक मेरी तालीम उनके साथ होती रही। 92 में उनका स्वर्गवास हुआ था मेरे गुरु जी का। और 92 के बाद में मुझे लगा कि अभी एक गैप आ गया है जिंदगी में। जो तालीम का सिलसिला था मुझे लगा जैसे रुक गया है। तो मुझे कई अच्छे बड़े दिग्गज कलाकारों की तरफ से ऑफर थी कि मैं उनके पास जाऊं और वो मुझे शागिर्द बनाएं और मैं उनसे सीखूं। और मन हुआ भी कि ऐसा करें, लेकिन मुझे लगा कि हमारा घराना चेंज हो जाएगा। तकरीबन
20-25 साल मैंने दिल्ली घराने में संगीत सीखा है। अब मैं किसी और का शागिर्द हूँगा तो घराना भी चेंज होगा, तालीम चेंज होगी, तो वो सिस्टम बदल जाएगा सारा। तो हमारे गुरुजी उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब के बड़े बेटे हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, जो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली घराने के खलीफा हैं। खलीफा का मतलब वो इस समय गद्दी नशीन है दिल्ली घराने के, और बहुत प्रसिद्ध गायक भी हैं, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। तो अब वो गाना गाते हैं, मैं वही में जाता हूँ, लेकिन एक संगीत में एक लेवल ऐसा आ जाता है कि उस समय ये भेदभाव खत्म हो जाता है कि गाना क्या है और इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो हमने उनके साथ बैठ के अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के साथ, और वो सिलसिला आज तक जारी है। तो तालीम चल रही है और खुदा का शुक्र है, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, और थोड़ी सी पहचान बनी है। जी बहुत शुक्रिया, और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें कुछ सुनाएं। आकाशवाणी का आपने एक बहुत खूबसूरत ऑडियो और वीडियो का आपने जो एक बहुत खूबसूरत, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी आप खुद ही उसको प्ले करेंगे अगर, तो लोग समझ आएंगे। उससे शुरुआत करते हैं। असल में मैं दर्शकों को बता दूं कि काजल जी जिस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, वो जो रेडियो के पुराने लिसनर्स हैं वो जरूर उस चीज को समझ जाएंगे। यंगस्टर्स के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून है, और जब सुबह सुबह 5:30 बजे रेडियो ऑन किया जाता है तो वो उस म्यूजिक से शुरू होता है। और इत्तेफाक की बात है कि वो जो म्यूजिक है वो वायलिन पे ही बजा हुआ है, और बहुत खूबसूरत बजा हुआ है, बहुत मीठा बजा हुआ है। काजल जी का इशारा उसी की तरफ है, तो मैं उसकी एक झलक भर पेश करने की कोशिश करता हूँ। दो मिनट के लिए आप लोग आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि सुबह 5:30 बजे का वक्त है और आपने अपना रेडियो सेट ऑन किया। तो ये हुई आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून। अब काजल जी का दूसरा इशारा वीडियो की तरफ था, जो जाहिर सी बात है दूरदर्शन के लिए होगा। तो उस जमाने में जब हमारा बचपन था, शाम को 6 बजे दूरदर्शन का टेलीकास्ट शुरू होता था। तो 6 बजे से प्रोग्राम आने शुरू हो जाते थे, लेकिन उससे कुछ 5-6 मिनट पहले दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून बजा करती थी, बहुत मीठी, बहुत प्यारी, जो शहनाई पे बजी। तो एक उसकी झलक पेश करता हूँ। काजल जी, आपकी फरमाइश है।
और इसके बाद दूरदर्शन की एंकर आ जाया करती थी और वो विधिवत प्रोग्राम शुरू हुआ करता था। तो ये दोनों सिग्नेचर ट्यून्स शायद आप लोगों को पसंद आई हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत नॉस्टैल्जिक, बहुत सारा नॉस्टैल्जिक। और अब मैं चाहूंगी कि इसी सिलसिले को जारी रखें, हमें आप जरूर कुछ सुनाएं इसके अलावा। अच्छा। सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें सुनाएं कुछ। जी जरूर जरूर। देखिए अभी शाम को दिल्ली में थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। जी जी। तो बारिश का माहौल और फिर उस पे संगीत का भी माहौल, जी तो क्यों ना बात की जाए मल्हार की। क्या बात उस्ताद जी, क्या बात उस्ताद। तो हम मल्हारों के प्रकार में एक सबसे मशहूर मल्हार है मियाँ की मल्हार, जी जी। जो इस माहौल के हिसाब से बहुत सुटेबल है। तो राग मियाँ जी की मल्हार की एक झलक पेश करता हूँ। जी। थोड़ी सी देर शायद आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं बारिश आ रही है।
क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग, अरे इतने सुपर्ब, इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं, अच्छा, इट वाज, मैं को क्या बताऊं, मेरे पास शब्द, अल्फाज नहीं है मेरे पास, तो सो बहुत ब्यूटीफुल, शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं ये जरूर कहूंगी दर्शकों को, आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं कि फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं यहाँ गिनाने शुरू हो जाऊं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। जी तो जी मैं जी ये अपने आप में, आप इतनी अजीम शख्सियत हैं, तो मैं ये जरूर जी। कहूंगी कि आपने इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने बहुत सारी जगह, बहुत सारे विदेशों में अपनी कला का जी प्रदर्शन किया है। अभी आपने रशिया के प्रेसिडेंट के सामने भी बहुत किया, शुक्रिया। तो आप क्या क्या कहेंगे, वो जो आपका अनुभव रहा बाहर अपनी कल प्रतिभा को दिखाने हाँ का, जी, बाहर लोगों को बताने का, तो मैं चाहूंगी वो अनुभव हमसे साझा करें आप। जरूर जरूर। पहले तो आपने बात कही रशिया के प्रेसिडेंट साहब के सामने जो परफॉर्मेंस मेरा हुआ,
ये एक्चुअली अभी 2 साल पहले दिल्ली में ही ये परफॉर्मेंस हुआ था, जब रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे। तो दिल्ली में उनके ऑनर में एक प्रोग्राम किया गया था, जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम में मेरी शिरकत मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी, बहुत इज्जत की, बहुत सम्मान की बात थी। ये प्रोग्राम बहुत एक्सक्लूसिव था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी थे, और बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था। सिर्फ 40 लोग थे, जिसमें से 20 हमारे लोग थे और 20 रशिया के हाई डिग्निटीज थी। तो मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और हर चीज आप जानती हैं, जब इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं तो पोर्टफोलियो का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और हर चीज बड़ी फिक्स होती है, टाइमिंग बड़ा फिक्स होता है। तो हर चीज वहां से लिख के आई थी कि मुझे क्या चीज कितनी देर बजानी है। 1.25 घंटे का मेरा परफॉर्मेंस था ये, और एक लिस्ट मुझे मिली थी जो इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी और रशियन लैंग्वेज में भी थी। तो उसमें उन्होंने सब शेड्यूल बना दिया था कि ये राग इतनी देर, ये सॉन्ग इतनी देर, ये कंपोजिशन इतनी देर, वो सब फिक्स था। पहले तो मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। जी जी, नहीं छुप रही है, और थोड़ा छुप रही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे करिएगा, पीछे 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 अपने पास ले जाइए तस्वीर को। ये ये प्रेसिडेंट वो हैं, तस्वीर बिल्कुल है सही। जिसमें बिल्कुल जी प्रधानमंत्री जी और व्लादिमीर पुतिन जी और मैं साथ में हैं। जी जी। आप देख क्या सकती हैं बात, ये। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात क्या जी। बात है। वी आर सो ऑनर टू हैव यू हियर, वी आर रियली ऑनर टू बिल्कुल हैव यू बिल्कुल। हियर। लेकिन इसमें एक बड़ा मजे का इंसिडेंट हुआ, जो बात मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जो चीज सब कुछ फिक्स था, मैं उसके हिसाब से उस सीक्वेंस में परफॉर्म करता चला जा रहा था। हमारे तबला वादक उस्ताद अख्तर हसन जी मेरे साथ थे, जो हमेशा हुआ करते हैं मेरे साथ। जी उस दिन भी जी थे वो। तो अचानक, असल में जो मोदी साहब की जो टेबल थी वो स्टेज के बहुत क्लोज थी, और मैं उनकी बात सुन पा रहा था। जी जी। तो बजाते बजाते मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था, मोदी साहब ने मुझे ऐसे इशारा किया रुकने का, हाथ के जी इशारे से मैं रुक गया। तो उन्होंने कहा, खान साहब, क्या आपको वो भजन बजाना आता है, वैष्णव जन? क्या बात, क्या बात। हाँ। अच्छा, ये लिस्ट में शामिल नहीं था, ये उस लिस्ट जी में नहीं था। तो ये पोर्टफोलियो से हट के बात हो गई। मैंने कहा, सर मैं कोशिश करूंगा कि ये भजन थोड़ा सा बजा सकूं। कहने लगे, नहीं नहीं, आप कोशिश नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप अच्छा बजाएंगे, प्लीज थोड़ा सा क्या सुनाइए ये भजन। तो जब मैं वो भजन प्ले कर रहा था, आपको मालूम है वैष्णव जन बहुत ही पॉपुलर भजन है, और बिल्कुल। गांधी जी का बड़ा प्रिय भजन रहा है। तो जी वो मैं जब बजा रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला, और उसमें से कोई वीडियो सर्च किया उन्होंने। और जब वो वीडियो उनको मिल गया, तो उन्होंने वो वीडियो अपना पुतिन जी की तरफ किया। एक रशियन आर्टिस्ट, फीमेल फीमेल रशियन आर्टिस्ट हमारा वो भजन गा रही थी उस वीडियो में। क्या बात। जी। तो मोदी साहब ने उनको वो वीडियो दिखाया कि देखिए ये आपकी आर्टिस्ट है, और ये भजन जो ये खान साहब बजा रहे हैं, यही भजन ये आपकी आर्टिस्ट भी गा रही है। तो फिर वो उन्होंने वो भजन का जो मीनिंग था वो उनको समझाया पुतिन जी को कि ये ऐसा है। तो वो जो परफॉर्मेंस है, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, मैं उसको अचीवमेंट मानता हूं, कि इतनी बड़ी डिग्निटीज के सामने इतना क्लोजली परफॉर्म करना, और उनकी रिक्वेस्ट पे कोई सॉन्ग प्ले करना, ये हर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत इज्जत की बात है, बहुत ऑनर की बात है, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। क्या बात। और आपने 17-18 साल की उम्र में पहला जो परफॉर्मेंस दिया इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में जरूर जानना जी चाहेंगे कि आपने इतने सारे शोज किए हैं, तो हाँ जी। बताइएगा हमें आप। जी मेरी जर्नी एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो शुरू हुई, वो तकरीबन 18 साल एज से शुरू हो गई, जी जी जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। जी। तो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होना था जी 15 जी। अगस्त को।
तो वहां की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से मुझको इनविटेशन आया था। 79 की बात कर रहा हूं मैं ये आपसे। जी, 79 की बात कर रहा हूँ। और वहां से इनविटेशन आया कि भाई हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आए और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में आपका वायलिन का परफॉर्मेंस हो इंडियन एम्बेसी में। तो हम वहां गए और ये फिर बात आ गई थी 1980 की। 79 में ऑफर आया था और मैं पाकिस्तान गया था 1980 में। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, और वो भी इतने बड़े ओकेजन पे। वहां मैंने परफॉर्म किया। इंडियन एम्बेसडर जो उस समय थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट दिए और जो भी कुछ होना था। और उसके बाद से जो ये मेरा प्रोफेशनल सफर था ये चलता रहा। देश विदेश की यात्रा करते रहे, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बहुत कंट्रीज में, बहुत ज्यादा कंट्रीज में मेरी ट्रैवलिंग रही। और ये मेरी ट्रैवलिंग तकरीबन 1997 तक मेरी विदेश यात्रा चलती रही। 97 के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा रोका कि अभी ज्यादा हो गया, अभी सेलेक्टेड भी करेंगे काम। तो आप ये देखिए कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत कंट्रीज में गया, मुझे अभी नाम भी याद नहीं है। तो ये जर्नी चल रही है और चलती जा रही है, चलती जा रही है। खुदा करे ये सफर इसी तरह चलता रहे। और मैं नहीं चाहता कि मंजिल मिले, मैं नहीं चाहता कि मंजिल मिले, क्योंकि अगर मंजिल मिल गई तो सफर रुक जाएगा। मंजिल की तलाश है, देखिए खुदा ने चाहा तो कभी ना कभी मंजिल मिलेगी। बहुत खूबसूरत। अब आपसे गुजारिश कि आपने फरीदा खानम जी का एक गजल बहुत खूबसूरत आपने वायलिन पे प्ले किया, इट वाज मेस्मराइजिंग। तो मैं चाहूंगी कि वो हम आपसे जरूर सुने। तो जबकि वायलिन पे गजल, ये एक अलग ही तजुर्बा है कि वायलिन पे गजल प्ले करना। इसके बारे में भी मैं आपसे बाद में तफसील से बात करूंगी, लेकिन अभी पहले हम गजल सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर जरूर। वो गजल बहुत ही पॉपुलर है फरीदा खानम जी की, और फरीदा खानम जी की पहचान है वो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वो गजल अपने में इतनी खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत उसकी शायरी, उतनी खूबसूरत उसकी कॉम्पोजिशन, उतना ही खूबसूरत फरीदा खानम जी ने गाया है। तो अब वायलिन में तो आपको सिर्फ उसकी धुन मिल सकती है, वो लिरिक्स नहीं मिल सकते। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आप उन लफ्जों को अपने साथ जोड़ें। तो कोशिश है, देखिए। और आपको बताता चलूं कि ये राग यमन पर आधारित है, और यमन जो है हमारा बहुत ही प्रचलित राग है। आज जाने की जिद ना करो जो कॉम्पोजिशन है राग यमन पर आधारित है, वो थोड़ा सा पेश करने की कोशिश करता हूं।
जी सूरज। जी काजल जी। जी जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये कुछ, जब हम टेक्निकल्स पे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आबिदा परवीन का, आपने, सॉरी, फरीदा खानम जी का ये इतना खूबसूरत मकबूल गजल है ये उनकी, बहुत ज्यादा। तो इतना जी जी खूबसूरत जी, ये आपने उनकी पहचान है। वायलिन, पहचान है उनकी ये। और मैं ये जानना जी चाहूंगी कि जो वायलिन है ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें इतना खूबसूरत हाँ आप जी क्लासिकल आप प्ले कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जरूर बताइए आप। जी। आपसे जानना चाहेंगे हम। नहीं, जरूर जरूर। वायलिन का जो ओरिजिन है बेसिकली ये यूरोप से है, इटली से। और जी जी ये जी 16th सेंचुरी में इन्वेंशन इस इंस्ट्रूमेंट की हुई थी। जी जी तो तब से लेके आज तक ये जो वायलिन है सारी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है। और जी। इसका एक बड़ा कमाल है वायलिन का कि हम्म इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, हम्म हर कंट्री में इसको बजाया जाता है। और हर कंट्री का देखिए म्यूजिक अलग अलग होता है, हमारी कंट्री में भी म्यूजिक अलग है, तो इसी तरह से और कंट्रीज में भी अलग अलग म्यूजिक है। तो ये वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये हर म्यूजिक को अपने अंदर ले लेता है। इसकी ये बड़ी कमाल बात है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो ये वायलिन का कमाल है कि ये हर म्यूजिक को अडेप्ट कर लेता है। वायलिन इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन देखिए इंडिया ने इसको ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि अब ये ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट है। और बिल्कुल। अब वायलिन पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छे ढंग से बज रहा है। पिछले बहुत सारे सालों से वायलिन के एक से एक दिग्गज कलाकार हमारे इंडिया में हुए हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत वायलिन बजाया है। मैं किस किस का नाम लूं, सारे ही एक से बढ़कर एक कलाकार थे। तो ये इंटरनेशनली बहुत अच्छा अच्छा बज रहा है। मैं आपको उसकी एक झलक पर दिखाता हूं कि देखिए जी जी वेस्टर्न वायलिन की जो प्लेइंग है वो कैसी है। हम्म, जी आप देखना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसको बजाने का हर जगह तरीका अलग है। जी 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 वायलिन को बजाने का हर जगह तरीका अलग है। जैसे जी सपोज हमारा इंस्ट्रूमेंट है सितार, तो जी। सितार जैसे इंडिया में बजता है वैसे ही हम्म, यूरोप में बजेगा, वैसे ही अमेरिका में बजेगा। लेकिन अब वायलिन इंग्लैंड में कुछ और ढंग से बजता है, इंडिया में कुछ और ढंग से बजता है। ये जी एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। जी तो अब होता क्या है कि जो विदेशी लोग हैं वो वायलिन को ऐसे रखते हैं, जी या तो वो चेयर जी। पे बैठ के बजाते हैं या तो खड़े होकर बजाते हैं। और हम इंडियन लोग वायलिन को नीचे रखते हैं और इसको नीचे अपने पैर पे हम रोक लेते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस है। अब देखिए प्लेइंग का डिफरेंस कैसे है। वेस्टर्न स्टाइल की जो प्लेइंग है वो क्या है, थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ आपको। हालांकि वो ऐसे रखते हैं, लेकिन मैं इसलिए अभी ऐसे नहीं बजाऊंगा कि माइक से ऊंचा हो जाएगा तो टोन खराब हो जाएगी। मैं ऐसे बजाने में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अभी क्योंकि माइक नीचे है तो मैं थोड़ा सा उसको नीचे रख के बजाऊंगा। ये ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब वेस्टर्न फील क्या है भाई।
जी जी काजल जी, बहुत तो ये एक वेस्टर्न का रूप था, जी, बहुत वेस्टर्न खूबसूरत वायलिन था, का। बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, मैंने बहुत ही कोशिश की खूबसूरत। कि बस उस किस्म की टोन क्रिएट कर सकूं और उस किस्म के सुरों को इस्तेमाल कर सकूं। मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग। थैंक यू, हमारे साथ थैंक यू। रूबरू थिएटर ग्रुप के कुछ रंगकर्मी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तो पहले कौन आएगा, आएंगे सवाल जी पूछने के लिए? जरूर आई थिंक जरूर, रितु जी। रितु जी, नमस्कार असगर साहब। आइए। आपकी कला की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। अरे थैंक यू, मंत्रमुग्ध जरा होके नवाजी आपकी। हाँ, मंत्रमुग्ध होके सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो और वेरी वैसे काइंड भी ऑफ यू, सुनते रहते थैंक यू, हैं। थैंक यू। जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी उंगलियों में जादू है, हाँ जी, जो आप वो आप अगली पीढ़ी तक हाँ हाँ पहुंचाने की कुछ सोच रहे हैं? उस बारे में आपका कुछ प्रयास है? क्योंकि ये हाँ आगे हाँ, की पीढ़ी तक जाना बहुत जरूरी है। जी आपका जादू, आपकी उंगलियों का जादू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, पहले तो आप पक्की बात बताइए कि वाकई मेरी उंगलियों में जादू है क्या? अरे मतलब हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। अब क्या बोले, तारीफ शब्द भी छोटा है। नहीं, जादू वादू कुछ नहीं है। आप भारत की एक हस्ती हैं नहीं आप। नहीं रितु जी, ये अरे बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, और ये सब अल्लाह चाहता है तो होता है। जादू मेरा कुछ नहीं है, ये सब उस अल्लाह की देन है। उस अल्लाह ने मुझे नवाजा। ये सुर जो है ये ईश्वर की देन होता है, तो उसने मुझे अता किया है, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बात क्या है कि संगीत एक ऐसी जी विधा है कि ये सीना बसीना परंपरागत चलती चली जा रही है हजारों सालों से। जी और आज हम तक ये संगीत पहुंचा हमारे पूर्वजों से। जी तो मैं ये समझता हूं कि हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अगली जनरेशन को जरूर
जी अपनी ये विरासत देके जाएं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सिलसिले में कि कुछ बच्चों को वायलिन सिखा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो आते हैं और वायलिन सीखते हैं। तो अब लेकिन बात यह है कि कौन कितनी मेहनत करता है। संगीत मेहनत जी मांगता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो जरूर आगे आएंगे। आजकल की जी जनरेशन में एक दिक्कत है कि वो शॉर्टकट जी ढूंढते हैं हर चीज का। जी संगीत में भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। संगीत में शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं सीखने के लिए तो वो एक बात कहा करते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए कि कितने साल में हमको वायलिन बजाना आ जाएगा। अच्छा तो मैं उसका एक रिप्लाई उनको किया करता हूँ हमेशा कि बेटा आप ये बताइए कि आपने एजुकेशन कितनी की है। तो सपोज अच्छा। उसने कहा कि नहीं जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन करने में तकरीबन 15 साल लगते हैं। जी मैंने कहा बिल्कुल 15 साल पढ़ने के बाद में आपने बीए पास किया और आप ग्रेजुएट हो गए। जी मैंने कहा ये जो संगीत है ये ग्रेजुएशन से बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप ये मत बिल्कुल सोचिए कि आप साल में 2 साल में वायलिन बजाने लगेंगे। हम्म अगर 15 साल में आपने पढ़ाई करके बीए पास किया है तो कम से कम 10 से 15 साल वायलिन को भी दिए तब कहीं जाके आप इसमें से कुछ ले पाएंगे। बिल्कुल सच तो है जिन बिल्कुल लड़कों में जिन बच्चों में इतना पेशेंस है वो रुक जाते हैं बाकी छोड़ के भाग जाते हैं। जी। जी पेशेंस तो बिल्कुल चाहिए म्यूजिक में। तो पेशेंस के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक ये क्योंकि बहुत जी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जी तो इसमें आपकी प्रैक्टिस पे हर चीज डिपेंड करती है कि जी गुरुजी ने तो सिखा दिया। गुरुजी का काम होता है सिखाना। लेकिन बात जी क्या है कि अगर आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके हाथ में वो चीज नहीं आएगी। अब मैं जो बिल्कुल कुछ भी बजा पा रहा हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ऑडियंस को भी जरूर मजा आ रहा होगा। तो ये मेरा जी बरसों का बहुत। रियाज है। जी बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। बरसों का रियाज है और आज जी भी जी हम एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं लेकिन अपना रियाज करना बंद नहीं करते हैं हम लोग। बिल्कुल। आज भी 3 से 4 घंटे हम जरूर टाइम निकाल के रियाज करने की कोशिश करते अच्छा हैं। अच्छा। जी एक एक छोटी सी प्रश्न है, मतलब एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगी कि म्यूजिक की एक छोटी सी परिभाषा। म्यूजिक तो अपने में अनंत है, मतलब उसकी तो कोई परिभाषा जी तो अनंत है। एक छोटी सी परिभाषा मैंने कभी बिल्कुल। आपके मुंह से सुनी थी, मैं एक बार और सुनना चाहूंगी। अच्छा जी नहीं देखिए म्यूजिक एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जी मैं ऐसा कहा करता हूं अक्सर कि म्यूजिक जो है ये समंदर की तरह गहरा है। जी बिल्कुल। जितनी गहराई समंदर में है उतनी गहराई संगीत में भी है। लेकिन संगीत में भी म्यूजिक है। की परिभाषा को 2 शब्दों में अगर मैं बयान करूं तो म्यूजिक वो है जो दिल से निकले और दिलों तक पहुंचे। क्या वो बात है, संगीत। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बाकी सच बाकी है। सब नॉइज है। बाकी सब बिल्कुल नॉइज है। बिल्कुल अगर दिलों को बिल्कुल असर सच। नहीं करता हमारा म्यूजिक तो वो म्यूजिक नहीं है। नहीं, राइट। क्योंकि संगीत बहुत जो बढ़िया। है ये रिलैक्सेशन की चीज है। ये सुकून की चीज है। आप जी जब थके गए होते हैं अपने घर पे आते हैं शाम को ऑफिस से तो आपने हल्का सा म्यूजिक अगर लगा दिया तो आप बड़ा रिलैक्सेशन फील करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा संगीत है तो वो आपके दिल में उतर रहा है। जी और वो जो आर्टिस्ट है जिसका आप संगीत उस समय सुन रहे हैं उसने जरूर वो चीज दिल से गाई है या दिल से बजाई है जब भी आपके दिल तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा संगीत जो है वो दिल से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है। मेरी तो यही जी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही बजाते रहें और हम सब सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू अच्छा लगा आप आई तो। हमारे साथ हमारे साथ कोई और रंगकर्मी हो तो आके प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। आभा, नमस्कार आइए सर। आभा। सर आप जिस आइए। तरह से धुन बजा रहे हैं मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मेरे भी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा होता था। फाउंडर्स डे अच्छा पे ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस होती थी। तो मेरे को बस वही दिन याद आ गए और मैं बस खो के आपको सुन ही रही थी सर। तो कोई प्रश्न थैंक तो यू मैं वेरी नहीं मच। पूछूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप वैष्णव जन तो जी थोड़ा सा बजा दिया कर दो। अच्छा जरूर जरूर। आपने भी वही रिक्वेस्ट की जो मोदी साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मोदी जी साहब के लिए मैंने ये बजाया था। आपके लिए भी बजाता हूँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर।
थैंक यू, थैंक यू। ये भजन बहुत पॉपुलर भजन है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बड़ा प्रिय भजन रहा है ये। तो फरमाइश आई है, मैं जरूर कोशिश करूंगा बजाने की। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, कमाल, आउटस्टैंडिंग, मिसमराइजिंग, टू गुड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। उस्ताद जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि वायलिन और राग पहाड़ी, कमाल का मेल, और आप बहुत फेमस है वायलिन पे राग पहाड़ी धुन बजाने के लिए। धुन आपकी फेवरेट धुन भी है राग पहाड़ी से ही, तो मैं चाहूंगी जी, वो आप हमें इत्तेफाक से जरूर। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और तकरीबन अपने हर कॉन्सर्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैं पहाड़ी जरूर बजाता हूँ। तो आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, और मुझे लगता है जो ऑडियंस देख रही है शायद उनकी भी फेवरेट बन जाए। मेरी इसलिए फेवरेट क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ। जी, मुझे पता है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पहाड़ी का रूप पेश करता हूँ आपको।
जी, ये पहाड़ी का एक रूप था, एक झलक थी। बहुत बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहें हम, लफ्ज ही नहीं हमारे आप पास। पहाड़ों पे पहुंची या नहीं पहुंची, पहले ये बताइए। बिल्कुल पहुंच गई, मैं तो खो गई बिल्कुल, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं, अल्फाज नहीं। मैं आज आपको बता दूं, आज हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनके नाम तक नहीं ले पाई आज, क्योंकि मैं इतनी आपकी संगीत में खो गई हूँ। आपकी सच में जादू है, जो तुमने कहा ना, आपकी उंगली में जादू है, सच में जादू जी है। जी, नहीं, लेकिन इतना आप खूबसूरत। उन व्यूवर्स के नाम जरूर लेती रहिए, क्योंकि देखिए जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, बिल्कुल, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत उन सबका बहुत प्यार जरूरी है है। जो हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर दर्शक ना हो तो, दर्शक तो हमेशा कहती हूँ हमारे प्रोग्राम के एक बैकबोन होते हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल जो बिल्कुल। दर्शक जुड़े हैं उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। फरहत जहान साहब, अनम अबरार साहब, विजय पांडे जी, भूपेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़े, सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आशा पाठक जी, हरि कृष्ण मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी पांडे जी जी, अमान हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा जी गुप्ता जी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, यूनुस साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं अवनीता ठाकुर जी, हरि जी कृष्ण जी। मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय वाह पांडे वाह। जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा आशा पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और बहुत खूबसूरत कमेंट किए हैं उन्होंने। हर वाकई अब तो क्या कहें, हमारे पास जवाब ही नहीं है। सुचित्रा गुप्ता जी 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 हमारे साथ जुड़ी जी हैं, बहुत जी रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत ही जी खूबसूरत कमेंट सभी लिख रहे हैं, हर कमेंट को पढ़ना जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जी इतने खूबसूरत कमेंट की क्या कहें। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जी जसकिरण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत जी बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सुनना, इट्स लाइक फीस्ट टू द इयर्स, इट वाज सो मेस्मराइजिंग, इतना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत अच्छा लगा आपको सुनना। और सबसे जी। ज्यादा जरूरी बात तो मैं ये कहूंगी कि वी आर प्रिविलेज, वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे इस अरे मंच अरे पर आए, अरे रूबरू अरे, के हाँ, मंच पर आए, और सेम हियर, सेम हियर। इतना नहीं, खूबसूरत आपने हमें मुझे सुनाया। मुझे बहुत खुशी है काजल जी, आज आपके साथ बातचीत करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और जो भी मैं संगीत पेश कर रहा हूं, मुझे लग रहा है वो जरूर उनको पसंद आ रहा है, और वो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे नवाज रहे हैं। इस वक्त मैं किसी के भी कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा, बाद में मैं शायद देखूंगा, लेकिन मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और काजल जी, आपका तो शुक्रिया कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप हमारे यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप चाहूंगी कि चलते चलते जो यंग परफॉर्मर्स हैं, उनको आप क्या जी गाइड करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। वैसे तो आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही एक्टिव है, और हर चीज में वो बहुत कैपेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम या हमारी जनरेशन इस एज ग्रुप में थे, तो शायद ये बात नहीं थी जो आज के दौर की यंग जनरेशन में है। तो दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड, और बहुत वर्सेटाइल भी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप संगीत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो संगीत बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। जी, संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ग्रेजुएशन करने में आप 15 साल लगाते हैं, तो संगीत करने में भी कम से कम 10 से 15 साल तो जरूर लगाइए। और आगे चल के आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन आप खुद अपने संगीत का मजा ले पाएं, इस लेवल तक जाने के लिए भी आपको कम से कम 10 साल तो संगीत में देने ही हैं। और ये एक तपस्या है, एक साधना है। जिस तरह से आज आप अपना सारा समय कंप्यूटर में, मोबाइल में लगाते हैं, इसी तरह से कोशिश कीजिए कुछ समय संगीत को भी दीजिए, क्योंकि संगीत ना सिर्फ एक प्रोफेशन है, बल्कि ये एक रिलैक्सेशन भी है। मैं संगीत बजाता हूँ, अपने घर में रियाज करता हूँ, तो उस वक्त घर में तो कोई ऑडियंस नहीं होती, लेकिन मैं अपने संगीत को उस वक्त खुद इंजॉय करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस खुद बन जाता हूँ। वो जब भी हो पाता है
कि मैं ऑडियंस की आंख से अपने संगीत को देखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है तो वो दिल पे असर भी करता है, और जो खराबियां होती हैं वो भी नजर आती हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते जाना है, रियाज करते जाना है, और इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी एडवाइस देने के लिए और हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और रूबरू थिएटर पेज का भी कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया। इससे आपने मेरी इज्जत बढ़ाई है, मुझे मान दिया। बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और मेरी दुआएं हैं कि आपके पेज पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमेशा ही आते रहें, और अभी तक भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को आपने बुलाया है, और आप तो खुद एक बहुत बाकमाल आर्टिस्ट हैं थिएटर की। तो ये सिलसिला आपका और हमारा चलता रहे। शुक्रिया, जी, आदाब, नमस्कार। शुक्रिया। मैं जितने भी तमाम दर्शक जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी और हमारे साथ रूबरू के इस मंच पर जुड़ने के लिए। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि शख्सियत का अगला अंक कल शाम 5 बजे आप हमारे साथ रहिएगा। कल शाम 5 बजे हमारे साथ होंगे जाने माने रंगकर्मी, टेलीविजन और सिनेमा से जुड़े हुए बेहतरीन कलाकार अशोक भानसिया जी। NSD से जुड़े हुए हैं, रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं और टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। आपने उनको बहुत सारे किरदारों में देखा होगा, बेहतरीन कलाकार और लाजवाब इंसान। कल हमारे साथ रहेंगे अशोक भानसिया जी। तो कल शाम 5 बजे एक बार फिर से आप हमारे साथ आइएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुक्रिया।